सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान बशीर और इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद होंगी राफिया अवान और महमूद अशरफी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे आज की 3 बड़ी खबरों के साथ जो देने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान नैयर आलम और उस्मान खान। सबसे पहले आपको टॉप स्टोरी देंगे और टॉप स्टोरी ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2 हफ्ते तवील धरना ख़त्म कर दिया है और शुरका की वापसी जारी है। वज़ीराबाद में ज़िंदगी मुकम्मल बहाली की जानिब गामज़न है। यहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ये जानेंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नैयर आलम से। नैयर बताइएगा, शुरका की वापसी का अमल शुरू हो चुका है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वज़ीराबाद जीटी रोड के मुल्हका पार्क में। यहाँ पर जो है वो तहरीक लब्बैक ने 12 रोज़ से धरना दिया हुआ था और आज जो है वो मजलिस शूरा ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और जो ही तहरीक लब्बैक का धरना ख़त्म हुआ तो गुजरात, गुजरांवाला और मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और हाफिजाबाद के जो करीबी लोग थे वो यहाँ से फौरी तौर पर जो है वो अपने घरों को लौट गए। जो मरकजी कंटेनर है अब जो है वो अब वज़ीराबाद में मौजूद है, कुछ ही देर के बाद जो है वो भी लाहौर के लिए जो है वो रवाना हो जाएगा। अगर बात की जाए वज़ीराबाद के मसाइल के हवाले से तो 12 रोज़ से इंटरनेट सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर मुसलसल मुअत्तल है और जीटी रोड जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाने वाला चनाब के पुल के मुकाम पर वो भी ताहाल जो है वो उसके लिए ट्रैफिक का आमदोरफ्त जो है वो मुअत्तल है। जो ही धरने के खात्मे का ऐलान हुआ है तो पंजाब पुलिस भी सड़कों पर नजर आने लगी है और मुतलका थानों में जो है वो रिकॉर्ड जो है वो पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। ठीक है, नैयर आलम वज़ीराबाद से हमारे साथ मौजूद थे और ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे। तो TLP का धरना तो खत्म हो गया लेकिन शहर इक़्तिदार में आज अहम बैठक सजी। वो बैठक क्या थी और उसमें कौन से अहम उमूर पर बात हुई ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान खान, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान बताइएगा, अहम मीटिंग थी आज इस्लामाबाद में और कई अहम शख्सियात यहाँ पर मौजूद थीं, क्या उमूर ज़ेर बहस आए, किन मामलात पर बातचीत की गई? बहुत शुक्रिया ज़िशान, आज की ये अहम खबर भी है और टॉप स्टोरी है क्योंकि कौमी सलामती का एक अहम तरीन अजलास स्पीकर कौमी कैसर के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के हाल में हुआ जिसे कमेटी रूम का दर्जा दिया गया था। और आज के इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ DGISI, DGI SPR, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना असद महमूद और अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडरान, जबकि वफाकी वज़रा, मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ समेत अहम शख्सियात ने आज के इजलास में शिरकत की। चारों सूबाई वज़रा आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। आज के इजलास में आला अस्करी हुकाम ने जो मसला अफ़गानिस्तान था उस पर तफसीली तौर पर जो है वो पार्लियामान को आगाह किया। पार्लियामान को ब्रीफिंग देते हुए कहा अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और हमने अपने हमसाया मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान आलमी बरादरी से अपील करता है कि अफ़गानिस्तान को तस्लीम करे ताकि अफ़गानिस्तान के साथ हमारी माशी सूरत हाल भी बेहतर होगी। जबकि अफ़गानिस्तान में नई तालिबान की बनने वाली हुकूमत के बाद पाकिस्तान पर जो असरात पड़े हैं उस हवाले से भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। साथ ही साथ आज के इजलास में जो अहम तरीन गुफ्तगू हुई है वो MQM की जानिब से हुई है और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इजलास के दौरान बताया कि अगर तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं तो MQM का क्या कसूर है, MQM पर क्यों पाबंदियाँ लगाई गई है और MQM के दफातर आज भी बंद है। हमने तो सिर्फ तालियाँ बजाई थी जिसकी हमें ये सज़ा मिली, हमने किसी पुलिस एहलकारों को शहीद नहीं किया, जिस पर आला हुकाम की जानिब से कोई खास जवाब नहीं दिया गया। दूसरी जानिब आज के इजलास में अहम गुफ्तगू जो हुई है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से हुई। जब गुफ्तगू हुई, ब्रीफिंग दी गई कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान मुज़ाकरात करना चाहती है, उनसे टेबल टॉक करना चाहती है, जिस पर अपोजिशन की तमाम तर जमातें मुत्तफिक नज़र आई और अपोजिशन की जमातों का कहना था और जो आला हुकाम थे, हुकूमत, तमाम तर लोग शुरका जो है वो इस बात पर कि अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपनी गलती को तस्लीम करते हैं, हथियार डालते हैं और वापस आते हैं तो हम उनको माफ़ भी करेंगे और उनके साथ मिल बैठ कर बात भी करेंगे। आज के इस अहम तरीन इजलास में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से होने वाले मुतालबे के हवाले से जो मुआहिदा था, जो उनकी सूरत हाल थी, उस हवाले से आज के इजलास में आगाह किया। जबकि हमारे ज़राए ये भी दावा करते हैं कि आज के इस अहम तरीन इजलास में जब आला अस्करी हुकाम ने ब्रीफिंग दी उसके बाद जब सवालात और जवाबात का ये सेशन शुरू हुआ तो मेंबरान पार्लियामेंट ने अपोजिशन लीडर से लेकर जो पार्लिमानी मेंबर थे उन्होंने सवालात किए और आर्मी चीफ
نے خود ان تمام تر سوالات کے ان کو جوابات دیے جو مسئلہ افغانستان پر تھا، تحریک طالبان کا تھا. اور آج کے اجلاس میں ایک اور اہم بات یہ بھی زیر بحث آئی جب وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے آج کے اس اہم ترین اجلاس میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیری بڑے جرت مند اور بہادر لوگ ہیں جو اب تک انڈیا کا مقابلہ کر رہے تھے اور اب RRS جیسی دہشت گرد تنظیم کا بھی وہ مقابلہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے یہاں سے بھی بات ہوئی ہے اور ان کا یہ بھی موقف تھا کہ ہمیں مسئلہ کشمیر کو اب مزید اجاگر کرنا ہے. آج کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ آج کے اجلاس میں خصوصاً کیونکہ قومی سلامتی کے اہم معاملات ہیں جن پر اس اجلاس میں بات ہوئی. بہت شکریہ عثمان خان، ہمیں آگاہ کرے تھے. نیر عالم ہمارے ساتھ موجود تھے. نیر، آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اسی معاملے سے جڑا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے کہ TTP سے مذاکرات پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے. اعتماد میں لیے بغیر یہ مذاکرات نہیں ہو سکتے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اہم قومی ایشوز پر پارلیمان کی حمایت حاصل کرنا ناگزیر قرار دے دیا ہے. TTP سے مذاکرات کرنے پہ اس پہ میں نے پہلے بھی تنقید کی، آج بھی تنقید کروں گا کہ جہاں کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوا، تو کون ہوتا ہے صدر پاکستان یا وزیر خزانہ کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے طالبان، تحریک طالبان پاکستان جس نے ہمارے فوجی سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے قومی قیادت کو شہید کیے، ہمارے APS کے بچے کو شہید کیے، یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا کسی سے انگیج کریں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی پالیسی ہو، پاکستان کا جو بھی پالیسی ہوگا وہ پارلیمان منظوری دے گا، وہ کنسنسس سے بنے گا. اور ملک میں جہاں ایک جانب سیاسی شور کا زور ہے، اسی شور میں صنعتوں کو بڑا جھٹکا دینے کی تیاری بھی کر لی گئی ہے. IMF کی کڑی شرائط اور درآمدی گیس مہنگی ہونے سے صنعتی شعبے کے لیے گیس سبسڈی ختم کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. پیٹرولیم ڈویژن نے پاور پلانٹس اور صنعتوں کے لیے $6.5 فی MMBTU پر فراہم کی جانے والی گیس سے سبسڈی ختم کرنے کی سمری وفاقی کابینہ کو بھجوا دی ہے اور اس سلسلے میں منظوری ملنی ہے. پاور پلانٹس اور صنعتوں کے لیے $6.5 فی MMBTU پر فراہم کی جانے والی گیس سے سبسڈی ختم کی جا رہی ہے. IMF کی کڑی شرائط اور درآمدی گیس مہنگی ہونے سے صنعتی شعبے کے لیے گیس سبسڈی ختم کرنے پر اب غور کیا جا رہا ہے اور پیٹرولیم ڈویژن نے پاور پلانٹس اور صنعتوں کے لیے سبسڈی ختم کرنے کے لیے سمری وفاقی کابینہ کو بھجوا دی ہے. سیاسی معاملات اور دیگر اہم ایشوز پر بھی بات کریں گے. مزید خبروں کے لیے چلتے ہیں ساتھی اینکرز رافیہ وان اور ماہنور ارشد کی جانب. بہت شکریہ زیشان آپ کا. آپ کو بتائیں کہ ایک طرف برآمدات میں اضافہ، دوسری طرف برآمدی شعبے کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. برآمدی کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. ذرائع کے مطابق برآمدی کیپٹو پاور کے لیے گیس $2.5 فی یونٹ مہنگی کرنے کی تجویز ہے. سمری منظوری کے لیے کل کابینہ میں پیش کی جائے گی. برآمدی کیپٹو پاور کے لیے گیس کا ٹیرف $6.5 سے بڑھا کر $9 کرنے کی تجویز دی گئی ہے. کیپٹو پاور کے لیے $9 فی یونٹ کے ٹیرف کا اطلاق 15 نومبر سے کرنے کی تجویز کی گئی ہے. ایک طرف برآمدات میں اضافہ، دوسری طرف برآمدی شعبے کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. برآمدی کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس مہنگی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن متحد ہو گئی ہے. پارلیمنٹ میں اجلاس کے بعد اپوزیشن قیادت نے حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاج کا اعلان بھی کر دیا ہے. شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور مولانا اسد محمود نے حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا. الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ طے پایا ہے کہ پارلیمان میں تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر ہم مہنگائی کے خلاف سازش کو روکنے کے لیے ہم تمام قانونی اور سیاسی ہم قدم اٹھائیں گے. دھاندلی کے بادل منڈلا سکتے ہیں ان کے اوپر ہم سب یکسو ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ تمام اپوزیشن پارٹیوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو اعتماد دلایا ہے اور حکومت صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے جوڑ اور توڑ کی سیاست کر رہی ہے، ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ہم پارلیمان کے اندر انشاءاللہ
उनके तमाम इक़दामात, उनके तमाम बिल जो इस वक्त लाए जा रहे हैं उसका रास्ता भी रोकेंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस आकर पार्लियामान को, आवाम को जवाब दे कि वो किस बात की महंगाई कर रहे हैं। और पीडीएम के लॉन्ग मार्च का वक्त तब्दील कर दिया गया है। दिसंबर के बजाय नवंबर में ही लॉन्ग मार्च होगा। नवंबर के आखिर में लॉन्ग मार्च लाहौर से इस्लामाबाद का रुख करेगा। सिंध और बलूचिस्तान से काफिले लाहौर में यकजा होंगे। पीडीएम क़यादत के मुताबिक इस्लामाबाद में धरना हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगा। डीसी सियालकोट ने डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के लिए हुकूमती दबाव का एतराफ़ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट जारी करती। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का प्रिजाइडिंग अफसरान को हरासा करने का इल्ज़ाम है। कमेटी ने डीपीओ सियालकोट और डीएसपी को धांधली में मुलव्वस करार दे दिया। तफसीलात इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में जानिए। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक डीसी ने एतराफ़ किया है कि हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के लिए दबाव डाला। डीसी का मशकूक मकाम पर जाना उनके न्यूट्रल होने पर भी सवालिया निशान है। डीसी ने मशकूक मकाम पर होने से इनकार किया लेकिन शवाहिद न दे सके। रिपोर्ट में एसी डस्का और डीपीओ सियालकोट के किरदार पर भी सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि एसी डस्का पोलिंग स्टेशंस को गैर कानूनी हदायत देते और प्रिजाइडिंग अफसरान को हरासा करते रहे, जबकि डीपीओ सियालकोट ने जानबूझकर आरओ ऑफिस को ताखीर से सिक्योरिटी प्लान दिया। इलेक्शन के रोज अपने घर पर बैठे रहे और अमनो अमान की सूरत हाल पर अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि दौरान इंक्वायरी डीपीओ और डीएसपी जुल्फकार विर्क एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते और अमनो अमान की खराब सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते रहे। इंक्वायरी कमेटी ने डीपीओ और डीएसपी दोनों को धांधली में मुलव्विस करार दिया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि प्रिजाइडिंग अफसरान के किरदार को सामने रखें तो ज़िमनी इंतखाबात में नताइज पर असर अंदाज होने के लिए पैसे का इस्तेमाल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 24 न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया। इंक्वायरी रिपोर्ट में कोताही के जिम्मेदार करार दिए गए रिटर्निंग और डिप्टी रिटर्निंग अफसरान को OSD बना दिया गया, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। उस्मान खान, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। खानेवाल के हल्का PP 206 के ज़िमनी इंतखाब में पुराने हरीफ खानदान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं, लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि पार्टियां तब्दील हो गई हैं। नून लीग ने PTI के साबिक टिकट होल्डर राना सलीम हनीफ को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इसी बारे में तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद नदीम मुगल की ये रिपोर्ट। तारीख की सितम ज़रीफी या हालात की मजबूरी, खानेवाल के हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब में एक बार फिर लोटों की पजीराई है। 2018 के आम इंतखाबात में PTI के उम्मीदवार राना सलीम हनीफ को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। 3 साल पहले तक PTI के टिकट होल्डर्स राना सलीम हनीफ जलसों में नवाज शरीफ को चोर कहते हुए गालियां देते रहे। 25 तारीख के बाद अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी और आपकी ताकत से जो ये खानेवाल के चोर हैं, ये नई जेल में हम सब इनको बंद करा देंगे। PP 206 की नशिस्त निशात अहमद डाहा के इंतकाल पर खाली हुई, जो 2018 में इस हलके से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन जीते, लेकिन चंद माह बाद फॉरवर्ड ब्लॉक में शामिल होकर PTI में शामिल हो गए। 2 साल कबल हमजा शहबाज के ताया को गालियां देने वाले राना मोहम्मद सलीम हनीफ ने लाहौर में उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। अब उन्हें ज़िमनी इंतखाब के टिकट से नवाज दिया गया है। दूसरी तरफ PTI के टिकट के लिए मरहूम निशात डाहा की बेवा नौरीन निशात डाहा और मरहूम के भांजे मसूद मजीद डाहा में मुकाबला चल रहा है। खानदानी जराये के मुताबिक नौरीन निशात को तहरीक इंसाफ का टिकट मिलने के इम्कानात बढ़ गए हैं, ताहम अभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कोर कराची कमांडर के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली। ISPR के मुताबिक कराची कोर में कमांड की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कराची कोर की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद के सुपुर्द की। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम 20 नवंबर से DG ISI के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर में चीनी का बहरान जारी है। मुख्तलिफ शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 150 से बढ़ गई है।
वफाकी वजीर हम्माद अजहर ने बहरान पर काबू पाने और चीनी की 90 रुपए किलो में दस्तयाबी यकीनी बनाने का दावा किया है। हुकूमती कर्जों की कहानी स्टेट बैंक की जुबानी। पीटीआई की हुकूमत ने कर्ज लेने में नून लीग को बहुत ही पीछे छोड़ दिया। वफाकी हुकूमत ने 3 साल में औसतन 13 अरब 70 करोड़ रुपए यौमिया कर्ज लिया, जो नून लीग के कर्जों से यौमिया औसतन से 144% ज्यादा है। पीटीआई हुकूमत ने 3 साल में जितना कर्ज लिया, इतना तो नून लीग 5 साल में भी नहीं ले सकी थी। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार हैं। और डेंगू के बढ़ते केसेस से हुकूमती इंतजामात की कलई खुल गई है। लाहौर में मजीद एक मरीज डेंगू बुखार से जान बहक, 186 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सर्विसेज जैसे बड़े अस्पताल में डेंगू मरीजों के लिए सहूलियात का शदीद फुकदान है। देखिए ये रिपोर्ट। और साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के अमल को शर्मनाक, परेशान कुन और हथियार डालने के मुतरादिफ करार दिया। एक इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि ऐसा इनखला नफसियाती तौर पर कभी भूल नहीं पाएंगे। इस तरह के इनखला के कसूरवार अमरीकी जर्नैल हैं। चीन के बगराम एयरबेस पर कब्जे का खदशा है। और दौरा पाकिस्तान मनसूख करने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को गलती का एहसास होने लगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन ताल्लुकात की बहाली के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। दौरे के दौरान टॉम हैरिसन चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात में अपनी मनसूख सीरीज के आइंदा साल इनेकाद की यकीन दहानी कराएंगे। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिक्स इन्फो के मुताबिक दौरे के दौरान टॉम हैरिसन वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।